देश के नाम को लेकर विवाद की बात होगी जो थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से भारत का अभियान कैसे और तेज हो गया है, बताएंगे आपको आगे। मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया, लेकिन विशेष सत्र में होगा क्या, इसको लेकर सिर्फ अटकलें हैं। आगे के एजेंडा में आपको बताएंगे कि विपक्ष ने इसी के लिए रणनीति क्या बनाई है। आज अदालत पर भी नजर है, क्योंकि कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर फैसला आना है। ये फैसला बृजभूषण पर नाबालिग के आरोपों को लेकर आने वाला है, इस पर भी नजर। और आगे का एजेंडा में खबर बागेश्वर सरकार की भी होगी, जिनका दरबार एक बार फिर मध्य प्रदेश में सजने वाला है और इस बार आयोजक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सवाल है मंत्री मेजबान, लेकिन चुनाव में जनता किस पर मेहरबान? तो ये तमाम खबरें दिखाएंगे आपको। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सारे गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटा देने का, चाहे फिजिकल हो चाहे शाब्दिक हो। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? मैं भारत सरकार का मंत्री, अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। भारत माता की जय पर आपको इतराज है, कभी वंदे मातरम पर आपको इतराज है। बाबा साहब से जो इनके मन में नफरत है, उसके कारण ये संविधान की पहली धारा ही जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी, उसको ही बदलना चाहते हैं। ये है असल मुद्दा। सारी चीजों का मूल भारत है, उससे क्यों घबराई हुई है ये इंडी गठबंधन? लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? तो ये वो बहस है जो देश में भारत नाम को लेकर छिड़ी हुई। देश का आधिकारिक नाम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जो आधिकारिक दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जिनमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ये आर पार वाला मामला, भारत बनाम इंडिया वाला नाम का मामला और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया या भारत विवाद में इस वक्त की बड़ी खबर, एक नया दस्तावेज सामने आया। G20 इवेंट से जुड़े नए परिचय पत्र सामने आए। इन पर अब इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल यानी भारत के अधिकारी लिखा है। सूत्रों की माने तो सरकार अपने आधिकारिक कामकाज में भारत को ही प्रमुखता से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के लिए। विकास, कल तक की खबर प्रेसिडेंट ऑफ भारत और अब आज भारत ऑफिशियल से ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए रोमाना, भारत और इंडिया दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, तो ये कहना कि इंडिया और भारत बनाम है ये गलत होगा ना, ऐसा भारत सरकार के सूत्रों का कहना है। भारत सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है कि संविधान में स्पष्ट है कि भारत और इंडिया एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। ऐसी सूरत में भारत सरकार किसी भी शब्द का इस्तेमाल कभी भी कर सकती है और यहाँ से इंडिया शब्द का संविधान से नाम हटाने या उसमें कोई संशोधन करने की कोई भी मंशा नहीं है। भारत का नाम जो है, भारत ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, इसलिए सरकार उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब समिट में गए थे तब भी भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिख दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए। जबकि अब जब वो 2 दिन के दौरे पे आसाम समिट के लिए जाने वाले हैं, तब भी इस तरह से जो कार्ड छपा है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। G20 के जो ऑफिशियल्स हैं उनके जो बैज बने हैं, जो आई कार्ड बने हैं, उस पर भी भारत ऑफिशियल लिखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर वो मुद्दा जो कल प्रेसिडेंट ऑफ भारत से शुरू हुआ था, आज और आगे इस रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये नया इन्विटेशन G20 का जो साफ नजर आ रहा है, ऑफिशियल्स के लिए भी भारत ऑफिशियल वहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच भारत या इंडिया, ये जो विवाद गरमाया हुआ है, इस पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका बयान सामने आया है। जयशंकर कह रहे हैं कि संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, सबको संविधान पढ़ना चाहिए। भारत से एक अर्थ समझ का भाव है। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well.
तो देखिए G20 के इनविटेशन कार्ड जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, इसके बाद प्रधानमंत्री के ऑफिशियल दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया। पीएम मोदी आज 20वें आसियान सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे और प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ा एक इनविटेशन कार्ड बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा की तरफ से सोशल मीडिया पर यह इनविटेशन कार्ड शेयर किया गया है। इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ नजर आ रहा है। यकीनन यहां पर इस रूप में परंपराएं बदलती हुई नजर आ रही हैं कि अभी तक अंग्रेजी में अगर प्रेसिडेंट लिखा जाता था तो इंडिया लिखा जाता था, प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता था तो इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब ये बदलाव जो नजर आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत और ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी। और कुछ देर पहले जो मैं दिखा रही थी आपको G20 के ऑफिशियल्स के लिए भी, जो भारतीय ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे उनके लिए भी भारत ऑफिशियल्स का संबोधन ही चुना गया है। सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, नीरज पांडे, आशीष सिंह, दीपक रावत, उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं और जानकारी ये मिल रही है भारत और इंडिया विवाद के बीच आम आदमी पार्टी उसने एक नया शगुफा छोड़ा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कह रहे हैं विपक्ष की अगली बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने पर विचार किया जा सकता है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन से घबराकर बीजेपी देश का नाम भारत करने की कोशिश कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा दीपक से जानते हैं, दीपक ये जिस तरीके से राघव चड्ढा का बयान सामने आया है कि साहब हम भी अपने गठबंधन का नाम बदलने पर विचार करेंगे, इसको सिर्फ शगुफा माना जाएगा? शगुफा तो नहीं कह सकते रोमाना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है इंडिया गठबंधन के दल की तरफ से, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में राघव चड्ढा भी एक नाम है जो कि इस कमेटी का हिस्सा है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसी पर अब कई सारे जो इंडिया गठबंधन दल के नेता हैं उनके बयान आने भी शुरू हो गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे भी सवाल पूछा गया कि अब इंडिया हटा के भारत रहेगा, तो उन्होंने ये कहा कि कल को अगर गठबंधन का नाम भारत कर दिया जाएगा तो क्या देश का नाम भारत से बदलकर बीजेपी कर दिया जाए। तो यानी कि जो तमाम जो नेता हैं, चाहे वो गठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के नेता हों या दूसरे नेता हों, वो इस लाइन को पकड़कर अब चल रहे हैं कि अगर अगली मीटिंग में हम इस गठबंधन का नाम बदल के भारत कर दें तो उसके बाद आगे क्या होगा। यही वजह है कि इस तरीके की चीज़ें अब निकलकर सामने आ रही हैं, ट्वीट सामने आ रहे हैं और बयान भी सामने आ रहे हैं। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये जो राघव चड्ढा वाला बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि साहब हम आगे मंथन कर सकते हैं, अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर इसे राजनीति में किस रूप में देखा जाएगा? एक तरफ भारत सरकार जो भारत को ज्यादा यहां पर ऑफिशियल कामकाज में सरकार की लाती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि साहब इंडिया गठबंधन नाम बदल लेंगे, हम तो नाम ही अपना भारत कर लेंगे। चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश। देखिए रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार और सत्ता पक्ष की जो चाल थी या जो कहें कि उनका जो कदम था उसमें विपक्ष फंस गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर आ गया कि इंडिया और भारत के बीच से पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। यही चाहता था सरकार, यही सरकार चाहती थी, यही भाजपा चाहती थी और उसी ट्रैप में ये लोग आ गए हैं। देखिए भारत और इंडिया का जो तालमेल है वो तो संविधान में ही अंकित है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। आप चाहे भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, देश के नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, विपक्ष इस पर अपनी बात रख रहा है, विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है और अपने गठबंधन का नाम तक बदलने के लिए तैयारी कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि सरकार जो चाहती थी, यानी कि विपक्ष भाजपा जो चाहती थी वो उस ट्रैप में आ गए। यानी आप अपने असली मुद्दों से हटकर आप इस मुद्दे पर आ गए हैं कि कौन भारत का है, कौन इंडिया का है। रही बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर ये विपक्ष करता भी है कि नहीं, वो अपना इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस का जो नाम बदल कर भारत करता है या कुछ और करता है, तो ये उनकी और बड़ी जीत होगी, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप कम से कम इस उनकी पिच पर आकर खेलिए। तो दरअसल ये दोनों तरफ से एक तरह से नरेशन की राजनीति हो रही है। भाजपा और केंद्र सरकार इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि वो देश में नेशनलिज्म
को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष नाम तो लेकर आया लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रयासों में उलझती जा रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वो चुनावी नैरेटिव जिसको सेट करने की कोशिश यहाँ पर भारत बनाम इंडिया वाली जो स्थिति बना दी गई है नेताओं की तरफ से अपने बयानों से, हालांकि संविधान की अगर बात की जाए उसमें कहीं कोई विरोधाभास है नहीं, वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी है, इंडिया दैट इज भारत। ऐसे में आशीष सिंह, क्या लग रहा है, ये भारत वाली कथा से जो विपक्ष की व्यथा है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, टू द कॉन्ट्ररी जो विपक्ष के टॉप लीडर्स से मेरी बात हुई है रोमाना, उनका ये कहना है कि आज डॉक्टर जयशंकर ये ज़रूर कह रहे हैं कि इट वाज ऑलवेज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट वाज ऑलवेज देयर। ये और विपक्ष के नेताओं का मानना है कि अब 9 साल के बाद आपको याद आ रही है और आप 2 वर्ड्स इंडिया और भारत में से एक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, सो देयर इज समथिंग बाय डिज़ाइन विच इज़ बीइंग डन। लेकिन विपक्ष की चुनौती अब ये है, जो विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है कि सरकार को, बीजेपी को खास करके, जो स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है उसमें वापस कोर इश्यूज पे लेकर आए। विपक्ष का ये आरोप है कि ये जो कमिंग टुगेदर था अलायंस का, जो नीरज कह रहे थे, उससे टू द कॉन्ट्ररी उनका ये मानना है कि हमारे कमिंग टुगेदर से सरकार इतना परेशान हुई कि कुछ ना कुछ नया ढूंढ रही थी और तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को सामने रखा जाए। ऐसे में ये चुनौती रहेगी कि संसद के सत्र के दौरान और उसके पहले भी सरकार को जो कोर इश्यूज हैं, चाहे वो प्राइस राइज का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, इन पर वापस लाया जाए। और विपक्ष का सीधा आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए कोर इश्यूज से, जैसा कि अक्सर देखा गया है, सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर जयशंकर, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इस मुद्दे को देखिए उठाया भी विपक्ष की तरफ से ही गया। जयराम रमेश ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल इस बात को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा कि साहब ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत इन्होंने लिख दिया है, ये तो षड्यंत्र एक तरीके से विपक्ष की तरफ से। उसके बाद आरोप लगने लगे कि सरकार की तरफ से रचा जा रहा है, देश का नाम बदलने जा रहे हैं। हालांकि कोई भी ऐसा औपचारिक बयान सामने नहीं आया है कि देश का नाम इस रूप में बदला जा रहा है कि इंडिया हटा दिया जाए और सिर्फ भारत रखा जाए। जो सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं, आधिकारिक बयान जिनको माना जाएगा, उसमें इसी बात को अंडरलाइन किया जा रहा है कि साहब संविधान में दोनों नामों को बराबरी के तौर पर रखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, जिसका जिक्र आज विदेश मंत्री की तरफ से भी किया गया। और इस बीच सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। वार पलटवार जो है वो इसी नाम वाले मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरा ये देख लीजिए पहले। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहिए। इंडिया यानी कि भारत, और ये जो भारत नाम है ये हजारों साल से चला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो भारत या इंडिया, विवाद बड़ा होता जा रहा है और इस सब के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसकी बीती रात एक अहम बैठक हुई है, इसमें संसद सत्र का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, उसी के लिए रणनीति पर मंथन हुआ। यह तय पाया गया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेंगी। आज स्पेशल सेशन का एजेंडा सार्वजनिक किया जाए, ये मांग सरकार से की जाएगी। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखी जाएगी, सरकार से मांग की जाएगी कि स्पेशल सेशन जो बुलाया सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच, इसका आखिरकार एजेंडा क्या है वो सरकार सार्वजनिक करे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ भरे हुए आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं। आशीष, जो मंथन हुआ उसमें यही तय पाया गया है कि एजेंडा पहले पता किया जाए ताकि उसके हिसाब से फिर आगे रणनीति बन सके। जी बिल्कुल, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उसमें तमाम दलों के सदस्य होते हैं, उसमें पता होता है पहले से एजेंडा क्या है। अचानक इस सेशन को बुलाया गया, विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के भी कई लोगों को नहीं पता कि आखिर एजेंडा क्या। आप पूछेंगे तो मैं दावा करता हूं कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर एजेंडा क्या आने वाला है। इस वजह से ये तय किया गया है। और देखिए, यही बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था, कोर इशूज पे वापस लाने के, आप किन मुद्दों को सामने रखने वाले हैं, उस पर स्ट्रैटेजाइज करके पार्लियामेंट में कैसे घेरा जाए मोदी सरकार को, इसलिए रणनीति बनाई गई है। लेकिन विपक्ष की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से जो
चिट्ठी लिखी जाएगी, इसके मायने क्या होंगे? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो संसद की कार्रवाई है वो उसी हिसाब से चलेगी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी तरफ से आपको एक दिन पहले जिस तरीके से सूचित किया जाता है वो सूचना मिल जाएगी। देखिए ये अपवाद है, दिस इज एबरेशन। आपको ये समझना पड़ेगा रोमाना कि ये स्पेशल सेशन अचानक बुलाया गया है, वो भी 5 दिन का बुलाया गया है। इसके पहले मुझे याद है कि कुछ समय पहले एक बार 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था एक खास मुद्दे पर, लेकिन इस तरह से एक्सटेंडेड 1 हफ्ते का जिसमें 5 सिटिंग्स होगी नहीं बुलाया गया। इसमें विपक्ष चाहता है कि कम से कम हमको मुद्दा बता दिया जाए और इस चिट्ठी के माध्यम से आपके सवाल के जवाब में, क्योंकि ये स्पेशल सेशन है इस वजह से विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि एजेंडा जो है वो पहले सरकार बताए। आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। आज पटियाला हाउस कोर्ट बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो वाले मामले में फैसला सुनाने जा रहा है। बता दें आपको, बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग लड़की के पिता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नाबालिग पहलवान, उसके पिता की तरफ से यह आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दिल्ली के कैनॉट प्लेस में बृजभूषण पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में बृजभूषण पर लगे आरोप निराधार पाए गए। पुलिस की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस की कार्रवाई से नाबालिग पहलवान ने संतुष्टि जता दी। पुलिस ने इस मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण से कब तक आएगा फैसला। देखिए रुमाना, क्योंकि आइटम नंबर 6 है तो कभी भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करीब 10:30 से 11:45 बजे के बीच में जो कोर्ट का फैसला है वो आ सकता है। बेहद अहम दिन है बृजभूषण के लिए, क्योंकि जो नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला था, इसमें 15 जून को दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और ये बात कही थी कि बृजभूषण के खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सम्मन जारी किया था अदालत ने नाबालिग और उसके पिता को भी। उन्होंने भी कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट है उस पर कोई ऐतराज नहीं जताया था और उन्होंने ये बात कही थी कि वो दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले जो नाबालिग पीड़िता है उसने अपने बयान भी वापस ले लिए थे और ये बात कही थी कि उसने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे, क्योंकि उसके साथ यौन शोषण नहीं हुआ था, भेदभाव हुआ था और इसी के चलते उसने गलत आरोप लगा दिए थे। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है, क्या री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है या फिर इसी मामले को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है, क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही फैसला आएगा फौरन दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां सियासी तौर पर तेज होती हुई इस रूप में नजर आ रही हैं कि सियासी दल जुटे हुए हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस हिंदुत्व का सहारा लेती हुई भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी के चलते प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र खुरई में बाबा बागेश्वर का दरबार लगवा रहे हैं। आज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा सुनाएंगे। वहीं 7 सितंबर को खुरई में बाबा का दरबार लगेगा। 3 दिन तक खुरई में लगेगा बाबा का दरबार। मध्य प्रदेश के सागर में बाबा बागेश्वर आज से खुरई में कथा सुनाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह बाबा बागेश्वर की इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का विधानसभा क्षेत्र है ये खुरई, जहां 3 दिन तक बाबा हनुमान कथा सुनाएंगे। 3 दिन तक खुरई में बाबा का दरबार लगेगा। इससे पहले आप जानते हैं किस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बुलावे पर भी कथा का जो आयोजन हुआ उसमें शामिल हो चुके हैं। खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मध्य प्रदेश में मेजबानी कर चुके हैं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत धार्मिक हो चली, जहां सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा का आयोजन कराया। दूसरी ओर छिंदवाड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां शिव महापुराण का आयोजन करवा रहे हैं। शिव महापुराण कथा करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की वो जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। ये तो बहुत सुंदर विषय है जो कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए और संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक आनंद का विषय है। आप लोग देख रहे होंगे कि इतने दिनों से मध्य प्रदेश में जल वृष्टि का योग नहीं था, पर जैसे ही शिव तत्व की कथा प्रारंभ हो रही है तो अपने आप ही जल वृष्टि का योग बनना प्रारंभ हुआ है। छिंदवाड़ा के भाइयों और बहनों ने 44 साल मुझे
विश्वास थी। और मैं संसद में बैठ के सबको कहता हूँ, आप तो लोग से रहे हैं, मैं तो अपनी जनता के प्यार और विश्वास से रहता हूँ। ये अंतर है। तो आज मैं आपसे एक ही आश्वासन चाहता हूँ कि आप आश्वासन दें कि आप फिर से छिंदवाड़ा आते रहे। छिंदवाड़ा आएंगे, छिंदवाड़ा को आप वोट ले लीजिए, छिंदवाड़ा को आप अपना लीजिए। सीधे आपको भोपाल लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं ब्रजेश राजपूत से। ब्रजेश, मध्य प्रदेश की सियासी पिच हिंदुत्व वाली हो चली है, इस पे कोई दो राय नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय तो यही हो रहा है कि जो सारे बड़े बड़े नेता मंत्री लोग हैं बाबाओं की शरण में हैं, बाबाओं की कथा करवा रहे हैं। हमने जैसे छिंदवाड़ा में देखे हैं, छिंदवाड़ा में कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर धाम की कथा हुई थी, कमलनाथ ने करवाई थी, और अब कुछ दिनों के बाद वो प्रदीप शास्त्री कथा करवा रहे हैं, 5 दिन का शिव पुराण करवा रहे हैं। खुरई में जहाँ पर भूपेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री हैं, बागेश्वर धाम की कथा करवा रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई थी। भोपाल के जो बड़े बड़े मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई थी, और अब कुछ दिनों बाद बागेश्वर की कथा करवाएंगे। तो जाने क्यों नेताओं को लगने लगा है कि बाबाओं की कथा करवाएं तो वोटों की बारिश होने लगेगी। तो हर बड़ा कद्दावर नेता और मंत्री यही चाह रहा है कि जो कथा हो तो दोनों की करवाएं, और इसी में होड़ लगी है। और सबसे मौज हो गई है इन बाबा लोगों की कि इतने व्यस्त हैं कि पहले जो कथा 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 दिन की होती थी वो अब शॉर्ट होने लगी। 3-3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन में कथा करवाना हो तो करवा लो। तो बागेश्वर धाम 3 दिन की कथा कर रहे हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा 5-5 दिन की कथा कर रहे हैं। तो फिलहाल दोनों के हिसाब से बाबा जो हैं वो भी अपने पैकेजेस लेकर सामने आ गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, जिन मुद्दों से चुनावी फिजा बदल सकती है उनमें सबसे अहम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। और चंद घंटे पहले राम मंदिर को लेकर दिल्ली में एक अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई है, और अब अटकलें लगाई जा रही कि राम मंदिर के उद्घाटन की फाइनल डेट जल्द आने वाली। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम जोरों पर चल रहा है। पूरे मंदिर के तैयार होने की डेडलाइन भी तय है। तो क्या अब रामलला के मंदिर के निर्माण की डेट भी आने वाली है? अयोध्या से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कार्यक्रम ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। तो क्या राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख फाइनल होने वाली है? क्या यूपी की 80 में से 80 लोकसभा सीटों के जीतने का पक्का इंतजाम कर लिया गया है? बीजेपी के जो 3 कोर मुद्दे रहे हैं उनमें सबसे टॉप पर रहा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन ने ही देश में बीजेपी को एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। अब वो घड़ी नजदीक आने वाली है जब अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, वो भी ऐसे वक्त में जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका होगा। इसकी चर्चा जोरों पर है कि 2024 के जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को विराट बनाने की प्लानिंग की जा रही है। देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएगा। बीजेपी और उसके समर्थकों को उम्मीद है कि चुनावी मौसम में राम मंदिर के उद्घाटन से एक अलग फिजा बनेगी। वैसे राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खासा अहम है। वो मोदी ही थे जिन्होंने 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया था। 25 मार्च 2020 को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया और खुदाई शुरू हुई। 20 अगस्त 2020 से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। पूरा भारत राममय है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 2020 से 2023 3 साल हो गए। मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ी हुई है।
अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि अलग अलग चरणों में 250 से ज्यादा विकास परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में चल रहे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। यानी अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा, पूरी अयोध्या और उससे सटे इलाकों का भी कायाकल्प हो रहा है। और अब आपको एक दावत के बारे में बताती हूं, जिसको लेकर सियासत बहुत तेज है। दावत के मेजबान थे लालू प्रसाद यादव, दावत में मेहमान थे राहुल गांधी, लेकिन दावत पर सवाल क्यों है और कौन सवाल उठा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? राजनीतिक मसाला क्या होता है? हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? नफरत को मिटा दो, मोहब्बत की दुकान खोले। हाँ, स्वाद है, सियासत की चर्चा है और है विवाद। ये तस्वीरें इसी साल 4 अगस्त की हैं, जब राहुल गांधी मीसा भारती के घर लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। आइए, स्वागत है, बधाई, सबसे खुशी का दिन आ गया। मौका वाकई खुशी का था। राहुल को मोदी सड़ने वाले केस में कोर्ट से राहत मिली थी, उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई थी। इस खुशी को सेलिब्रेट करने का पूरा इंतजाम था। लालू के घर मटन पार्टी थी। राजनीति में अलग अलग समीकरणों को जोड़कर सत्ता का स्वाद चखने वाले लालू के घर राहुल मशहूर चंपारण मटन का स्वाद चखने और मटन बनाने की कला सीखने पहुंचे थे। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। राहुल गांधी ने मटन पार्टी का ये वीडियो 2 सितंबर को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया। उसी दिन इसे राहुल गांधी के YouTube चैनल पर अपलोड भी किया गया। 7 मिनट के इस वीडियो में सिर्फ मटन पार्टी नहीं है, मटन पार्टी के बहाने सियासी चर्चा भी है। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो। सब विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। वीडियो में राहुल ने लालू से सिर्फ मटन बनाने की रेसिपी नहीं सीखी, लालू की उस सीक्रेट रेसिपी के बारे में भी जाना, जिसकी बदौलत लालू करीब 4 दशक से बिहार की राजनीति का एक सिरा बने हुए हैं। क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। हमारे लिए आपका क्या सुझाव है, जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता दादा दादी ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं। लालू यादव के घर मटन पार्टी के वीडियो के कारण लालू यादव और राहुल गांधी अब विरोधियों के निशाने पर हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक बार ये कहकर मांसाहार छोड़ दिया था कि भगवान शिव ने खुद उन्हें मांसाहार छोड़ने को कहा है। और भगवान शिव के कारण ही लालू और राहुल की मटन पार्टी विवादों में है। 4 अगस्त को जब राहुल लालू के घर पहुंचे थे, तब सावन का पवित्र महीना चल रहा था। सावन यानी भगवान शिव का महीना। राहुल खुद को शिव भक्त बताते रहे। सावन के महीने में मांसाहार वर्जित है। ऐसे में मटन पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद दोनों नेता निशाने पर आ गए। उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? उनसे कोई सावन में शाकाहारी चीज का अपेक्षा कर सकते हैं? नकली जनेऊ कोई पहन सकता है, संस्कार कहाँ होगा, संस्कृति कहाँ है? लालू यादव जी से आप और क्या उम्मीद रखते हो कि मटन बनाने के अलावा क्या राष्ट्र बनाना सिखाएंगे? वो कोई संस्कृति या संस्कार सिखाएंगे? वो लालू यादव जी सिर्फ मटन बनाना, चारा खाना यही सिखा सकते हैं। राष्ट्र निर्माण तो माननीय मोदी जी ही बताएंगे। ऐसे लोगों को तो चाहिए कि अपना धर्म का आप सम्मान नहीं करते हैं तो कम से कम इस तरह का कोई काम भी न करें। ऐसे लोग न अपने समाज के होते हैं, न अपने धर्म के होते हैं, और न किसी और जाति का भला कर सकते हैं, न किसी और मजहब का भला कर सकते हैं। विपक्ष के इन सवालों से दूर लालू पत्नी राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखे। लेकिन चर्चा सावन में मटन पार्टी की हो रही है। सियासी दावतें अक्सर चर्चा में रहती हैं। डिनर टेबल पर स्वाद के बहाने राजनीतिक विमर्श पर फोकस होता है, लेकिन राहुल लालू की ये मटन पार्टी शुद्ध राजनीतिक वजहों से चर्चा में है।